कहने को तो गीता देवी की देविका और संजना नाम की दो बहुएं थी, लेकिन बहू होने का प्यार सम्मान केवल देवरानी संजना को ही मिलता था। गीता अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती थी, क्योंकि संजना देखने में बहुत सुंदर और लंबी थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी देविका कद में बोनी थी, जिसके चलते उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा देविका को उसके बोने होने का एहसास दिलाती रहती थी। अपनी सास के ऐसे बर्ताव के बाद भी देविका अपने सभी ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन गीता अपनी दोनों बहुओं को बुला कर कहती है, देखो बड़ी बहू, संजना को अभी इस घर में आए ज्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए उसे इस घर के बारे में और यहाँ के तौर तरीकों के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे सब कुछ बताओ। जी माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं अपनी देवरानी को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। बहू, आज मैंने छोटी बहू की आने की खुशी में पार्टी रखी है, जिसमें कुछ खास लोग और हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। माँ जी, लेकिन मुझे तो ठीक से खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे कोई काम करूँगी? बहू, तुझे काम करने के लिए बोला किसने है? तू तो बस अपनी जेठानी का थोड़ा हाथ बटा दियो, बाकी काम तेरी जेठानी ही कर लेगी। माँ जी, ये भी कोई बात थी बोलने वाली? अरे मैं अपनी जेठानी का पूरा पूरा साथ दूंगी हर काम में। माँ जी, मैं सब देख लूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छी बात है बहू, क्योंकि वैसे तो कोई तेरी तारीफ करने वाला नहीं है। तेरे बोनेपन के कारण शायद काम देखकर ही तेरी कोई तारीफ कर दे। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर मैं हूँ तो इस घर की बड़ी बहू ना, अब मैं बोनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है, इस बात का तो अफसोस है, क्योंकि बड़ी बहू तो तू किसी तरह से नहीं लगती। क्या बात बोली माँ जी आपने, मजा ही आ गया सुन के। मुझे लगता है जेठानी जी ने बचपन में एक्सरसाइज और भाग दौड़ नहीं की, वरना थोड़ी बहुत हाइट तो बढ़ ही जाती। देवरानी जी भूलिए मत, आप मुझसे छोटी हैं, अगर मैं बोनी भी हूँ तो भी आपसे बड़ी हूँ रिश्ते में। बड़ी बहू, तू अपनी देवरानी को गुस्सा क्यों दिखा रही है? कौन सा वो कुछ गलत बोल रही है? जाके अपना काम करो तुम दोनों। अपनी सास गीता के कहने पर देविका और संजना वहाँ से चली जाती है और अपने अपने कामों में लग जाती हैं। कुछ समय बाद गीता का बड़ा बेटा प्रवीण और छोटा बेटा अक्षय ऑफिस से घर आते हैं और अपने घर को इतना सजा हुआ देखकर अपनी माँ के कमरे में जाकर कहते हैं, क्या बात है माँ, आज कुछ है क्या घर में? आपने घर को इतना क्यों सजा रखा है? हाँ बेटा, आज मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, अक्षय और अपनी छोटी बहू संजना के लिए। क्या सच में माँ, आज घर में पार्टी है? आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा जब तुम लोग शाम को ऑफिस से घर आओगे तब सब कुछ अचानक देखकर बहुत खुश हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया। माँ, भैया का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। तू तो खुश होगा ही, क्योंकि ये पार्टी तेरे और तेरी बीवी के लिए ही तो रखी गई है। बेटा, तू अपने छोटे भाई को ऐसे ताना क्यों मारकर बोल रहा है? तो क्या करूँ माँ, आपने ये ठीक नहीं किया। मेरी बीवी के आने पर कोई पार्टी नहीं रखी और इसकी बीवी के आने पर आपने पार्टी रख दी। तेरी बीवी किसी से मिलवाने लायक है? उस बोनी के लिए पार्टी रखकर अपना मजाक बनवाना था क्या मुझे? मैं बस इतना जानती हूँ कि घर में पार्टी है और सबको आना है, बस जाके अब दोनों तैयार हो जाओ। अपनी माँ के कहने पर अक्षय और प्रवीण वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शाम के समय सभी लोग तैयार होकर पार्टी के लिए नीचे आते हैं और पूरा घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा होता है। अपनी देवरानी के आने पर इतनी बड़ी पार्टी देखकर देविका को बहुत दुख होता है। सभी लोग संजना को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी गीता की पड़ोसन कल्याणी कहती है, क्या बात है गीता, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। क्या बहू पाई है तूने, इतनी लंबी और इतनी सुंदर। जेठानी तो यही लग रही है। तेरी बड़ी बहू देविका वैसे ही अपने बौनेपन के चलते दिखाई नहीं देती थी, अब तो अपनी लंबी देवरानी के आगे और भी नहीं दिखाई देगी। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही कल्याणी। बड़ी बहू के समय मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन छोटी बहू अच्छी मिली है, एकदम हमारे परिवार से मिलती जुलती है, वरना मेरी बड़ी बहू के बोनेपन के चक्कर में तो मुझे शर्मिंदा ही होना पड़ता था। हाँ ये तो है, लेकिन सब किस्मत की बात है। देखो, तेरी छोटी बहू के आने के बाद देविका बौनी जेठानी और संजना लंबी देवरानी बन गई। क्या बात बोली है आंटी जी आपने। गीता, तेरी छोटी बहू केवल कद में ही लंबी नहीं, इसकी जुबान भी बहुत लंबी है। देखना कितना बोल रही है, लगता ही नहीं है कि ये नई नवेली दुल्हन है। अक्षय बेटा, थोड़ा बचकर रहियो अपनी बीवी से। आंटी जी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है
मेरी बीवी बिल्कुल परफेक्ट है। देविका अपने बोनेपन के कारण पार्टी में सबके सामने मजाक बनकर रह जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। देविका को पहले केवल अपनी सास से ही बोने होने के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन जब से उसकी लंबी देवरानी संजना आई थी, तब से उसे ये ताने कुछ ज्यादा ही सुनने पड़ रहे थे। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और एक दिन सुबह के समय देविका किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी देवरानी संजना वहाँ आकर कहती है, क्या बना रही हो जेठानी जी? आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, बना दीजिए। संजना तुम भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम मुझे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकती। जेठानी जी, बड़ी तो आप सिर्फ नाम की है, बाकी तो आप दिखाई का देती है। कहाँ शुरू हो रही हो कहाँ खत्म पता ही नहीं। संजना तुम भी इस घर की बहू हो और मुझे लगता है तुम्हें अपनी बहू होने की जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। जेठानी जी, ये सब करने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। मुझे तो सासू माँ वैसे ही बहुत पसंद करती है। जानती हूँ, लेकिन हमेशा हाइट और सुंदरता ही काम नहीं आती, गुण भी काम आते हैं। जेठानी जी, मुझे लगता है आपके अंदर एक अच्छी बहू होने के सारे गुण हैं। फिर भी माँ जी मुझे पसंद करती है, तो क्या फायदा आपके ऐसे गुणों का? वो तुम्हें वक्त बताएगा। इतना कहकर देविका किचन में खाना बनाने लग जाती है। संजना को अपनी जेठानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही देविका मसालों के डब्बे उतारने के लिए स्टूल पर चढ़ती है, तभी संजना स्टूल पर पैर मारकर उसे गिरा देती है, जिसके कारण देविका रोते हुए जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास और पति भागते हुए किचन में आने लगते हैं और उनको आते देखकर संजना खुद जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, अरे अरे जेठानी जी, कौन से जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? मेरी कमर आए मर गई मैं तो। क्या हुआ छोटी बहू, तू ऐसे रो क्यों रही है और तू जमीन पर क्यों बैठी है? अरे माँ जी, बैठी नहीं हूँ, गिर गई मैं। जेठानी जी ने गिरा दिया मुझे। क्या? माँ जी संजना झूठ बोल रही है, मैं बताती हूँ आपको। चुप कर तू, वो क्यों झूठ बोलेगी? तूने ही गिराया होगा, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रवीण, जा अपनी बीवी को अपने साथ ले जा, और छोटी बहू तू मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे कमरे में ले चलती हूँ। गीता बिना सच जाने देविका को ही सुनाकर संजना को लेकर उसके कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठाते हुए कहती है, बहू तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, इससे तेरा दर्द एकदम गायब हो जाएगा। जी माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। नहीं बहू, अच्छी तो तू है जो हमेशा अपनी बोनी जेठानी की मदद करती रहती है, और एक वो है कि क्या करूँ माँ जी, वो मेरी जेठानी है, उनको अकेला कैसे छोड़ दूँ? नहीं बहू, तू बस आराम कर, काम तेरी जेठानी कर लेगी, मैं आती हूँ। इतना कहकर गीता दूध लेने के लिए चली जाती है, जिसके बाद संजना अपनी फ्रेंड को कॉल करके अपनी की हुई हरकतों के बारे में मजे से बता रही थी। बात करते हुए उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अपनी सास पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। तभी गीता अंदर आकर कहती है, क्या बात है बहू, तू तो बहुत चालू निकली, तुझे अपनी जेठानी के साथ ऐसा करते शर्म नहीं आई? बेचारी वैसे ही अपनी बोनेपन के चक्कर में सुनती रहती है, कल को अगर उसकी जगह तू होती और कोई तेरे साथ ऐसा करता तो तुझे कैसा लगता? अपनी सास की बात सुन के संजना को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपनी हरकत के लिए अपनी बोनी जेठानी देविका से भी माफी मांगती है। एक हॉस्पिटल में कल्याणी अपने दोनों हाथों के पीले बेजान से फंगल वाले नखूनों को देखकर उदास होती है और मन ही मन में सोचती है, कल्याणी अपनी सास सुनैना की खूब सेवा किया करती। ऐसे ही एक रात जब सुनैना अपने कमरे में लेटी होती है, तब वहाँ कल्याणी आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं बहू, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो तू जाके सो जा। कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ी देर दबा देती हूँ। अच्छा ठीक है, जब इतना बोल रही है तो दबा ही दे। माँ जी, जब तक आपकी सेवा न कर लूँ ना, तब तक मेरा दिन अधूरा सा रह जाता है। अरे माता पिता की सेवा करना हरिद्वार में गंगा नहाने बराबर है। जरूर मैंने भी मोती दान दिए होंगे, तभी तेरी जैसी बहू मिली है। सदा सुखी रहे मेरी बच्ची। कल्याणी अपनी सास के पैर दबा रही होती है कि तभी उसकी सास के कमरे के बाहर से कल्याणी का पति शिवराज उसको इशारे से बुलाता है। कल्याणी उसके पास जाती है और बोलती है, हाँ जी बोलिए,
क्या चाहिए आपको? सारी सेवा क्या माँ की ही करोगी? अपने पति के लिए कोई सेवा पानी नहीं करनी तुम्हें? अरे आती हूँ ना, माँ जी के पैर दबा दूं थोड़ी और देर। अरे सारा दिन तो माँ जी की सेवा करती हो, अब इतनी रात हो गई है, ऐसे कब तक सेवा करोगी? थोड़ी सेवा मुझे तुम्हारी और तुम मेरी कर दो अब। क्या आप भी? माँ जी सुन लेंगी तो क्या कहेंगी? कल्याणी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास अंदर से आवाज देते हुए बोलती है, अरे बहू जा, कल दबा दियो दूसरा पैर। हाय राम जी, माँ जी ने सुन लिया। अब तो माँ ने भी बोल दिया, चलो अब। ऐसे ही अगले दिन सुबह कल्याणी जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म करती है, जिसके बाद वो अपने काम पर जाती है। कल्याणी एक स्विमिंग ट्रेनर होती है, जहां वो स्टूडेंट्स को स्विमिंग सिखाती है। हॉस्पिटल में कल्याणी अपने दोनों हाथों के पीले बेजान से टूटे हुए फंगल वाले नखूनों को देखकर उदास होती है और बीते समय को याद कर रही होती है कि तभी बीच में ही उसकी सास का कॉल आता है और उसकी सास उसे बोलती है, अरे कहाँ मर गई करमजली, अपने पीले सड़े हुए नाखूनों के साथ तू भी टपक गई क्या? आ रही हूँ माँ जी। अरे जल्दी आ जा, बहुत सारे काम पड़े हैं घर पर। तभी कल्याणी डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर उसे बोलता है, जी देखिए, नाखूनों में बढ़ता पीलापन और उनका जल्दी जल्दी टूटना सिर्फ देखभाल की कमी के कारण नहीं, बल्कि कमजोर और पीले नाखून शरीर के अंदरूनी हिस्सों में पनप रही बीमारियों का भी संकेत होते हैं, जैसे इनके पीछे फंगल इन्फेक्शन या साइरोसिस जैसे गंभीर कारण भी हो सकते हैं। मैं क्या करूं डॉक्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी टेंशन मत लीजिए, आपके नाखून ठीक हो जाएंगे। और इसका दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि अगर आप अक्सर अपने नाखूनों पर डार्क नेल पेंट लगाती हैं, तो इससे आपके नाखून पीले पड़ सकते हैं। इससे नाखूनों को सांस नहीं मिलती। नेल पेंट में डाई होती है, जिससे नाखून पीले हो सकते हैं। हाँ डॉक्टर, मुझे नेल पेंट लगाने का बहुत शौक है, साथ ही मैं एक स्विमिंग ट्रेनर भी हूँ। ज्यादातर पानी में हाथ पैर गीले रहते होंगे, जिस कारण ये फंगल इन्फेक्शन या साइरोसिस जैसे गंभीर कारण हो सकते हैं। डॉक्टर से बातचीत करने और कुछ मेडिसिन लेने के बाद कल्याणी वापस से अपने घर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और कल्याणी अपनी मेहनत से पूरा घर और बाहर का काम संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर कुछ रिश्तेदार आने वाले होते हैं। तब वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज घर पर रिश्तेदार आ रहे हैं, खाने में क्या बनाऊं उनके लिए? हाँ हाँ, आ तो रहे हैं, मगर तू खाना नहीं बनाएगी। तेरे ये नाखून देखकर घिन सी आ रही है मुझे तो। इन्हीं हाथों से खाना बनाएगी ना तू? छी छी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, और आपको तो पता है ना कि ज्यादा देर पानी में काम करने की वजह से ही मेरे नाखूनों का ये हाल हुआ है। हाँ तो सारा काम काज छोड़ दो और आराम फरमाओ ससुराल में। थोड़ी ही देर में कुछ रिश्तेदार उनके घर आ जाते हैं। कल्याणी उनको चाय नाश्ता करवाती है। तभी उनमें से एक औरत कल्याणी के नाखूनों को देखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, अरे सुनैना, तेरी बहू के नाखून, हे भगवान, खाना क्या इसी ने बनाया है? अरे नहीं, खाना तो मैंने ही बनाया है। इसके नाखूनों के चलते मैंने इसे खाना बनाने नहीं दिया। हाँ हाँ, सही किया, देखकर ही घिन सी लग रही है। बोला था ना मैंने बहू तुझे कि तू रसोई का कोई काम नहीं करेगी जब तक तू ठीक नहीं हो जाती। तेरे कोई बात पल्ले नहीं पड़ती क्या? माँ जी, मैंने सोचा कब तक आप ये सब अकेली करती रहेंगी, मैं आपका काम में हाथ बटा देती हूँ। अब जा यहाँ से, समझी? जब से कल्याणी के नाखून पीले और बेजान हुए, तब से उसकी सास उससे और ज्यादा भेदभाव किया करती। उसको रसोई का कोई काम करने नहीं देती। ऐसे ही इन सब से परेशान होकर कल्याणी शिवराज को बोलती है, सुनिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। माँ जी मुझसे ऐसे बर्ताव करती है जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई हो। हमेशा मुझसे दूर भागती रहती है। पहले तो मुझे कितना प्यार करती थी और अब बस नफरत ही करती है। पागल, ठीक हो जाएगा तुम्हारा नाखून। बात नाखून की नहीं है, बात ये है कि जब तक मैं ठीक थी तब तक माँ जी मेरी खूब सेवा करती थी, मेरी कितनी तारीफ करती थी। लेकिन जब से मेरे नाखूनों का ये हाल हुआ है, उन्होंने तो मुझे पराया ही कर दिया। अरे पागल, माँ की उम्र हो चुकी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उनकी बातों का बुरा मत माना करो।
ठीक हो जाएगा सब। ऐसे ही समय बीतता जाता है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार कल्याणी अपने नाखूनों की केयर किया करती। सुबह शाम उन्हें साफ किया करती और दवाई लगाती और ज्यादा से ज्यादा पानी वाले काम को नजरअंदाज करती। ऐसे ही समय बीतता है। 8 महीने बाद कल्याणी के पीले नाखून अब पहले से ज्यादा सफेद और अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कल्याणी की सास सीढ़ियों से उतर रही होती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। तभी वहां कल्याणी आती है और अपनी सास को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आके कल्याणी और शिवराज से बोलता है, जी देखिए, इनको कंप्लीट 4 से 5 महीने का बेड रेस्ट देना होगा। इनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है, तो इनका खासा ध्यान रखिए। बाकी आप लोग इनको ले जा सकते हैं। हाँ हाँ डॉक्टर, आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसे ही माँ जी का ध्यान रखेंगे। क्या हम माँ से मिल सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, आप लोग जा सकते हैं मिलने। वो दोनों माँ से मिलने जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद वहाँ से घर आ जाते हैं। घर आके कल्याणी अपनी सास की खूब सेवा करती। समय से उसको दवाई देना, समय से उसके बालों में तेल लगाना, उसको टहलाना, यहाँ तक कि ब्रश करके खाना तक खिलाना। कल्याणी उसके पैरों की मालिश किया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे सास के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और एक दिन उसकी सास धीरे धीरे चलते चलते कल्याणी के पास आती है और उसको गले लगा के बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं कितनी बुरी हूँ। जब तेरा बुरा वक्त था तब मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, और जब मेरा बुरा वक्त था तब तूने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ जी प्लीज ऐसी बातें मत करिए। वो बुरा वक्त था जो चला गया, लेकिन अब तो वक्त अच्छा है ना, तो ऐसी बातें नहीं करते। इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे से गले लग जाती हैं और अब दोनों सास बहू मिलकर हंसी खुशी रहने लगती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।